नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है स्कूटी की पेप प्लस, जो कि अपने तरह की एक अकेली स्कूटर है। और ये जो स्कूटर है ये ख़ास इसलिए है क्योंकि स्कूटर सेगमेंट में इस तरह का एक छोटा हल्का छोटे इंजन वाला स्कूटर जो कि एक बहुत ही छोटी कीमत पर आपको उपलब्ध कराया जाए, दूसरा और कोई नहीं है। इसकी कीमत जो है जितने भी नॉन स्कूटर्स के ब्रांड्स हैं उनके जितने भी मॉडल्स हैं उनमें सबसे कम है। और ये जो स्कूटर है ये ख़ास तौर पर महिलाओं की ओर, उन महिलाओं की ओर जो कि ज़्यादा इंटिमिडेटिंग या बहुत ज़्यादा पावरफुल स्कूटर नहीं चाहती हैं, उनकी तरफ ये स्कूटर टारगेटेड है। अब ये वाला जो स्कूटर है ये BS6 कंप्लायंट है ज़ाहिर तौर पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस BS6 स्कूटी पेप प्लस की क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं और किन्हें इसे लेना चाहिए और किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये जो स्कूटर है यहाँ पर BS6 नॉर्म्स के चलते BS6 इंजन डाल दिया गया। यहाँ पर लगभग 88 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जहाँ पर 5.4 PS की पीक पावर बनती है। और ये जो पावर है ये 6500 RPM पर बनती है और पीक टॉर्क यहाँ पर बनती है 6.5 न्यूटन मीटर्स की। और ये जो टॉर्क है ये यहाँ पर ख़ास है क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि इस तरह के स्कूटर्स में जो टॉर्क बनती है 5,500 RPM पर जाकर के बनती है, लेकिन यहाँ पर जो टॉर्क बनती है ये टॉर्क बनती है 3500 RPM पर, जिससे कि इसके इंजन के छोटे होने के बावजूद जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। और ये काफ़ी अच्छे से टॉर्की तरीके से न सिर्फ एक बल्कि दो जनों को भी लेकर के बड़े आराम से चल सकती है। अब एक और जो बड़ी खासियत स्कूटी की है वो ये है कि इसका जो भार है ये बहुत कम है और ये स्कूटर केवल 93 kgs का है। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जिन महिलाओं को एक छोटा स्कूटर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा वेल वर्स नहीं है मोटरसाइकिलिंग या फिर बाइकिंग के साथ, उन्हें बड़े स्कूटर देख करके कुछ डर लगता है। महिलाओं का कद जनरली छोटा होता है और वो चाहती है कि जो स्कूटर है वो ज़्यादा भारी ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, उसे मैनूवर करने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये जो 93 kg का स्कूटर है इसे आप देखिए कि अगर आप गिरा भी देते हैं तो इस तरह से एक हाथ से वापस उठा सकते हैं। तो ये जो इस स्कूटर की मैनूवरेबिलिटी है, जो ईज़ है यूज़ की, वो इसे महिलाओं के लिए बहुत आकर्षक बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो दूसरी ख़ास बात है वो है ये एक ईज़ी स्टैंड जो TVS का पेटेंटेड स्टैंड है। और इसे यूज़ करने के लिए आपको बस अपना पैर इस तरह से रखना है और ये जो स्कूटर है ये अपने स्टैंड पर खड़ा हो जाएगा, तो उसे मेन स्टैंड पर लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये भी एक इस स्कूटर का हाईलाइट है। तो ये जो स्कूटर है ये डिज़ाइन किया गया है महिलाओं को और उन लोगों को ध्यान में रख के जिन्हें ज़्यादा बड़ा स्कूटर नहीं चाहिए। तो ये तो हो गई एक बात। अब इसके अलावा जो यहाँ पर सीट हाइट है ये है 768 mm की, जो कि बहुत नीची है। तो पैर जो है ज़मीन पर टिकाना बहुत आसान हो जाता है। और आप जैसा देख रहे हैं मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और मेरी नीज जो है प्रॉपरली बेंट है, उसके बावजूद भी मैं अपने जो हील्स हैं ये नीचे बड़े आराम से टिका रहा हूँ। तो ये जो रीच है ये भी इसे यूज़ करने के लिए काफ़ी इजी बना देती है। इन सब चीज़ों के अलावा जो नए राइडर्स हैं उन्हें नहीं चाहिए कि स्कूटर बहुत ज़्यादा तेज़ लगे, ज़्यादा फास्ट फील हो, इनिशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा लगे। जो नए राइडर्स होते हैं उन्हें चाहिए कि जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट ना हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पावर डिलीवरी ना हो। तो उस रिक्वायरमेंट को भी स्कूटी पेप प्लस जो है ये बखूबी फुलफ़िल करता है। तो ये जो स्कूटर है ये उन लोगों के लिए है जिनकी रिक्वायरमेंट सिटी में प्राइमरीली चलाने के लिए है, छोटे डिस्टेंसेस, और एक ऐसा स्कूटर जो बहुत हल्का हो, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो और बहुत ईजिली मैनेजेबल, मनूवरेबल हो। अब ये तो बात हो गई इसके इंजन की। अब मैं परफॉर्मेंस की अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर इसके कैपेसिटी को देख करके बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लगे कि ये जो स्कूटर है ये एक्सेलरेट नहीं करेगा ठीक से या पिकअप नहीं लेगा। तो देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि जो बड़े स्कूटर्स आते हैं 110 सीसी के या फिर इवन 125 सीसी के, उनके मुकाबले यहाँ पर आपको न तो वैसा ज़बरदस्त एक्सेलरेशन मिलेगा और न ही वैसा टॉप स्पीड मिलेगा। यहाँ पर जो टॉर्क है वो भी ओवरऑल ज़रा कम है, लेकिन इसका जो लोअर एंड टॉर्क है ये काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन जो है ये बिल्कुल भी कंप्लेंट वर्दी नहीं है। अगर आप चलते हैं स्टैंड स्टिल से आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्कूटर बिल्कुल मर जाता है। यहाँ पर आपको ठीक ठाक एक्सेलरेशन मिलता है। जब आप चलते हैं तो भी लिमिटेड स्पीड तक ये स्कूटर आपको बड़े आराम से लेकर के चलता है। तो जो पिकअप है, जो एक्सेलरेशन है वो कंप्लेंट वर्दी नहीं है। हाँ, अगर आप इसे बड़े स्कूटर से जैसे कि जुपिटर से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले यहाँ पर एक्सेलरेशन में डेफिनेटली कुछ फ़र्क है, लेकिन ये बड़े आराम से दो लोगों को भी लेकर के स्टैंड स्टिल से भी पिकअप करता है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो इसका परफॉर्मेंस है, प्रॉपर जो एक्सेलरेशन है, वो लगभग जब आप इसे 30-40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर लेकर के जाते हैं तो इसमें आपको एक एक्सेलरेशन में एक पंच महसूस होता है हल्का फुल्का, यानी कि इस स्कूटर के इंजन कैपेसिटी के हिसाब से। जब आप 3000 आरपीएम को क्रॉस करते हैं उसके बाद में आपको ये स्कूटर ज़्यादा स्प्राइटली लगता है, ज़्यादा पेपी लगता है। और जो टॉप स्पीड है इस स्कूटर की, ये है 75 किलोमीटर्स पर आवर स्पीडो इंडिकेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बड़े स्कूटर से इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको 85, 90 या कभी कभी उससे भी ज़्यादा की टॉप स्पीड मिलती है, तो टॉप स्पीड भी यहाँ पर लिमिटेड है। और ये बहुत कंफर्टेबल रहता है 60-65 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड तक। उसके आगे ज़रा इसे ज़ोर लगाना पड़ता है अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचने के लिए। इस स्कूटर को आइडली आप 30 और 50-55 के बीच में चलाएं तो वहाँ पर ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। ख़ास बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इस गाड़ी के पीक रेव रेंज पर भी चल रहे हैं तो वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है। स्मूथनेस इस स्कूटर की बरकरार रहती है अक्रॉस द रेव रेंज, नीचे से लेकर के ऊपर तक। जो इसका इनिशियल रेव रेंज है वहाँ से लेकर के पीक तक किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही स्मूथ स्कूटर है। तो ये मेरे ख्याल से इस स्कूटर की एक काफ़ी अच्छी खासियत है, काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी स्मूथ ये स्कूटर है, काफ़ी वाइब फ्री तरीके से चलता है। और इसके अलावा अगर आप माइलेज की यहाँ पर बात करें तो माइलेज यहाँ पर जो ऑफिशियल माइलेज है वो 65 किलोमीटर्स पर लीटर का है। आपको 50-55 किलोमीटर्स पर लीटर तक का फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगा अगर आप इसे आराम से चला रहे हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है इसकी 100 सीसी स्कूटर से आपको ज़रा ज़्यादा मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक इकोनॉमी इंडिकेटर भी मिलता है जो कि थ्रॉटल से कनेक्टेड है, तो जो थ्रॉटल पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर ये इकोनॉमी जो लाइट है ये जलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे रिंग करेंगे तो जो इकोनॉमी लाइट है ये बंद हो जाती है, तो ये आपको हेल्प करती है कि आप इस स्कूटर को इकोनॉमिकली चलाएं। इसके अलावा जो डिज़ाइन है स्कूटी का, ये मोर और लेस जैसा पहले था वैसा ही है। यहाँ पर आपको 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन मैंने इसे टेस्ट किया और 2 अप जाने के बावजूद भी जो ऊंचे बम्प्स हैं उस पर भी ये नीचे से नहीं स्क्रैप हुआ, तो मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल नंबर है ये ज़रा और ज़्यादा होता तो बेहतर होता। एक और ख़ास बात यहाँ पर जो है वो ये है कि आपको सामने इतना छोटा स्कूटर होने के बावजूद भी टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलता है। आपने देखा होगा कुछ स्कूटर्स यहाँ पर आज भी ऐसे बिकते हैं जहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन नहीं मिलता है, तो ये एक अच्छी यहाँ पर हाईलाइट है। इसका जो एक प्राइम कॉम्पिटिटर है प्लेजर प्लस, वहाँ पर आपको अभी भी टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन जो टायर्स हैं यहाँ पर ये 3.010 टायर्स हैं, और ये जो टायर्स हैं यहाँ पर ये एलॉय व्हील्स पर नहीं है जैसा आप देख रहे होंगे, ये स्टील रिम्स हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो टायर्स हैं ये ट्यूबलेस नहीं है, ये ट्यूब टायर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो एड्रेस की जानी चाहिए यहाँ पर। अगर एलॉय व्हील्स विद ट्यूब टायर्स मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो टायर्स हैं इनकी ग्रिप जो है ड्राई कंडीशंस में ठीक ठाक है। ये टायर्स प्राइमरीली आपके लिए अगर आप स्लो स्पीड्स पर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग ओरिएंटेड आपकी राइडिंग नहीं है, उसी के लिए ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रिपी या बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये टायर्स नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो मेरे ख्याल से टीवीएस अगर ठीक करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा यहाँ पर ये जो आप पीछे ग्रैब रेल देख रहे हैं ये 3 किलो तक का भार ले सकती है। ये एक छोटा कैरियर जैसा भी बना के रखा है साथ में, तो ये 3 किलो तक का भार ले सकती है। उसके अलावा अगर आप इस सीट की बात करें तो ये सीट इस सेगमेंट में सबसे लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। आज हम लोग इस शूट पर आए हैं, हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी इसी पर बैठ करके मेरे साथ आए। यहाँ पर ये जो सीट आप देख रहे हैं ये ऑल ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर एक मैट सीरीज़ भी आती है जहाँ पर अगर आप ये सीट देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रा प्रिंटेड सी एक सीट मिलेगी जो देखने में ज़्यादा फैशनेबल लगती है। और आप में से वो लोग जिन्हें एक ज़रा ट्रेंडी और ज़्यादा स्टाइलिश स्कूटर चाहिए उन्हें वो ज़्यादा पसंद आएगा। हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी इसी पर बैठ करके मेरे साथ आए। तो यहाँ पर अगर आप 2 लोगों को बिठाना चाहते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब स्कूटर की डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सामने आपको एक DRL मिलता है जो कि LED यूनिट है, तो ये इसकी एक खासियत है। सामने आपको जो बल्ब्स हैं ये अभी भी प्रॉपर बल्ब्स ही मिलते हैं, यहाँ पर आपको LED लाइटिंग नहीं मिलती है। इस स्कूटर की लाइटिंग मैंने कल रात को टेस्ट करी और ये लाइटिंग जस्ट अबाउट एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। इसकी जो हेडलाइट है ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली ज़रा और बेहतर हो सकती है। जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ये बल्ब्स हैं, और सामने का जो एप्रन है ये एक सिंगल यूनिट है। काफ़ी ट्रेंडी रही है हमेशा से ही स्कूटी, और ये जो स्कूटर है ये आज भी काफ़ी ट्रेंडी लगता है। तो अगर आप स्टाइलिंग की बात करें तो उस लिहाज से यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मिरर जो है ये सफिशेंटली वाइड है, पीछे का दृश्य आपको ठीक ठाक नज़र आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये मेरे ख्याल से ज़रा और स्प्रूस अप किया जा सकता था, थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। ये इकोनॉमी वाली लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था।
स्पीडो है, सिर्फ एक ओडोमीटर है, यहाँ पर किसी तरह का ट्रिप मीटर नहीं है आपके पास। ये फ्यूल लो की लाइट है आपके पास, एक फ्यूल गेज है, हाई बीम लाइट, और ये जो इंक्लूजन यहाँ पे देख रहे हैं ये नया है। यहाँ पर अगर इंजन में कोई मेल फंक्शन है तो आपको यहाँ पर ये लाइट जल के वो मेल फंक्शन के बारे में बता देगी। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं ये दोनों ही साथ में चलते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा टर्न इंडिकेटर चालू किया है, लेफ़्ट या राइट, ये दोनों साथ में जलते हैं। तो ये इंडिकेटर है लेकिन ये आपको डायरेक्शन नहीं बताता है। स्विच गियर में ये आपको हाई बीम और लो बीम मिलेगा। ये यहाँ पर हॉर्न है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट, ये यहाँ पर आपको DRL के लिए अलग से एक बटन दिया गया है, और ये जो बटन है यहाँ से आप हेडलाइट ऑन कर सकते हैं, और जब आप हेडलाइट बंद करते हैं तो DRL जो है ये चालू हो जाता है। अब ये जो स्विच गियर है ये भी मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता था। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है इसकी भी डिज़ाइन ज़रा और अच्छी हो सकती थी। तो ये मेरे ख्याल से एक और एरिया है जहाँ पर ये जो पार्ट है ये और बेहतर हो सकता था। यहाँ पर आपको ये एक अच्छी फीचर मिलती है, एक ओपन ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप कुछ भी सामान अपना डाल सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी बॉटल डाल दें आप, अपना सेलफोन या फिर वॉलेट या फिर कुछ भी आपके हाथ में सामान है जो आप जस्ट डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपके पास ये ओपन एरिया है। जो इग्निशन का ये स्लॉट है, यहाँ पर ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये ग्लो इन नाइट है, तो आपको स्लॉट ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। उसके साथ ही यहाँ पर ये एक हुक है, और ये जो स्लॉट यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर आप चाहें तो एक्सेसरी लेकर के एक USB सॉकेट भी लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये इग्निशन स्लॉट देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई रिमोट फ्यूल लिड ओपनर का मार्किंग नहीं मिलेगा, और ना ही यहाँ से आप सीट खोल सकते हैं। तो ये एक बेसिक इग्निशन स्लॉट है, और सीट को खोलने के लिए आपको अलग से यहाँ पर एक की स्लॉट दिया गया है जिसे आप यूज़ करके ये सीट इस तरह से खोल सकते हैं। और इसके नीचे आपको ये 11.5 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पर अगर एक लाइट और होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर जैसा ये आप देख रहे हैं ये OBD पोर्ट है जो कि ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स के लिए होता है। यहाँ से आप आपकी गाड़ी के डायग्नोस्टिक्स के लिए जो एक टूल आता है वो यूज़ करके अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे डायरेक्टली यहाँ से डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये जो नए BS6 फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल्स है उसमें एक नया फीचर है। ये 11.5 लीटर्स का जो बूट स्पेस है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर हेलमेट तो आपका आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आपके पास कुछ छोटा मोटा सामान है तो यहाँ पे आ सकता है। लाइट यहाँ पर होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये यहाँ से आपका सीट के नीचे से जो फ्यूल लिड है ये एक्सेसिबल है। यहाँ पर आपको 4.5 लीटर्स की यूजेबल कैपेसिटी मिलती है। अगर मैं अंडर सीट स्टोरेज की बात करूँ तो TVS जुपिटर जो कि TVS का ही दूसरा एक स्कूटर है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। वहाँ पर यहाँ से लगभग 10 लीटर्स का ज़्यादा स्पेस मिलता है, लेकिन छोटे स्कूटर्स के हिसाब से ये जो स्पेस है ये काफ़ी उपयोगी है। एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर ये जो व्हील्स हैं ये छोटे हैं, ये 10 इंच की व्हील्स हैं आगे और पीछे, जो ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ और स्कूटर्स में भी आपको 10 इंच के व्हील्स मिलते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपकी जो राइड क्वालिटी है ये ज़रा इफ़ेक्ट होती है। जो शार्प खड्डे हैं वहाँ पर चूँकि आपके व्हील का रेडियस बड़ा नहीं है, इसके लिए आप उसके ऊपर बहुत स्मूथली नहीं निकल पाते। तो इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है काफ़ी कंफर्टेबल है जनरली, लेकिन जो बड़े ख़राब खड्डे हैं या फिर जो बड़े एक्सपेंशन गैप्स हैं या फिर कोई बड़ा शार्प अगर आपको खड्डा मिलता है जहाँ पर गैप ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ये रेडियस छोटी होने के कारण वो झटका ज़रा महसूस होता है। तो अगर बड़े खड्डों में से आप नहीं जा रहे हैं, अगर आपके रास्ते में अंडुलेशंस हैं या रफ़ रास्ते हैं, तो उन रास्तों को ये बहुत आराम से लेती है। लेकिन छोटे व्हील्स का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो शार्प रफनेस होती है वो आपको ज़रा महसूस होती है। बट ओवरऑल ये जो सस्पेंशन है, पीछे आप अगर सस्पेंशन देखेंगे तो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। और ये जो सस्पेंशन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ही तरफ है, ये एक तरह से मोनो सस्पेंशन ही है। और ये जो सस्पेंशन है ये जनरली काफ़ी कंफर्टेबल है, और 2 अप राइडिंग के साथ में भी बॉटम आउट नहीं होता है, जो एक अच्छी बात है। मेरा कद काठी काफ़ी अच्छा खासा है, और मेरे साथ जो मेरे कलीग हैं वो भी यहाँ पर बैठे थे, तो उसके बावजूद भी ये बॉटम आउट नहीं हुआ। सस्पेंशन जो है काफ़ी कंफर्टेबल है जनरली, बट जो व्हील साइज़ है ख़ास करके सामने वाला, उसके कारण कभी कभी जो ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं वहाँ पर ये गाड़ी अपने छोटे साइज़ के कारण शार्प खड्डों को ठीक से नहीं हैंडल कर पाती है। अब यहाँ पर एक और जो चीज़ है वो ये है कि ये जो बाइक है इसके डायमेंशंस अगर आप देखेंगे, इसका व्हील बेस आप ले लें, इसकी लेंथ ले लें, इसकी विड्थ ले लें, इसकी हाइट ले लें, ये सब कुछ इस तरह की बाइक्स में, इस तरह के स्कूटर्स में सबसे छोटा है। ये बनाई गई है एक छोटे कद के राइडर को ध्यान में रख के, तो इसलिए इसका सब कुछ जो डायमेंशंस है ये छोटे हैं। तो जो व्हील बेस है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है ये इस तरह के स्कूटर्स में सबसे छोटा है, तो ये आपको काफ़ी ईजी लगती है सिटी में मनूवर करने के लिए। इसका स्टीयरिंग काफ़ी शार्प है, तो जब आप इसे ट्रैफिक में से आगे पीछे करते हैं, इधर उधर निकालते हैं, तो बहुत
ईजी लगती है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर नहीं है, ये एक सिटी यूज़ के लिए बनाया हुआ स्कूटर है। तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा शार्प कॉर्नर्स पर एक हैंडलिंग ओरिएंटेड स्कूटर जैसे कि एंटॉर्क है, वो एक परफॉर्मेंस स्कूटर है, उस तरह के स्कूटर से कंपेयर करके इसके साथ ज़्यादा मस्ती करेंगे तो उस तरह के एप्लीकेशन के लिए ये स्कूटर नहीं है। तो इसका जो यूज़ है, इसका जो उपयोग है, ये आप ध्यान में रखें। और इसका जो व्हील बेस है, ये इसे बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग फ्रेंडली स्कूटर नहीं बनाता। तो जो अराउंड कॉर्नर्स इसकी हैंडलिंग है, जो इसकी स्टेबिलिटी है, वो ज़रा लिमिटेड है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ब्रेकिंग आगे और पीछे दोनों ही तरफ 110 mm ड्रम ब्रेक्स के द्वारा होती है। यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग है, यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक लगाते हैं तो आगे भी आपको कुछ हद तक वो ब्रेकिंग मिलती है। और ये जो ब्रेकिंग है मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। सिटी यूज़ के लिए एडिक्वेट है, लेकिन अगर आप इस स्कूटर को इसके जो पीक स्पीड्स हैं वहाँ पर चला रहे हैं और इमरजेंसी ब्रेकिंग की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिट कर सकता था एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से ब्रेकिंग में आपको ऐसा लगे कि सुधार की ज़रा गुंजाइश है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के लिए 2 हुक्स मिलते हैं दोनों तरफ, जिस पर आप किसी तरह का कैरी बैग लगा सकते हैं। और ये जो स्पेस है फ्लोट बोर्ड पर, ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये स्कूटर ज़्यादा लंबे लोगों के लिए नहीं बना है, लेकिन अगर आप में से जो ज़्यादा लंबे लोग हैं वो इसे बहुत टाइट स्पेसेस में टर्न कर रहे हैं तो शायद आपके जो नीज़ हैं ये इस पे यहाँ पे टच करें। जनरली मुझे इस तरह की प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट स्पेसेस में अगर आप इसे मनूवर कर रहे हैं तो लंबे कद के लोगों को ये जो इशू है ये हो सकती है। लेकिन उस तरह के लोगों के लिए ये स्कूटर जो है ये डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसके अलावा ये यहाँ पर आपको ये लॉक मिलता है, जिससे कि अगर आप इसे किसी इंक्लाइन पर भी लगा रहे हैं तो ये रोल ना हो, ब्रेक लगा रहे और इसे इस तरह से आप रिलीज़ कर सकते हैं। पिलियन के लिए यहाँ पर ये एक फुटरेस्ट है और लाइटिंग आपको सब तरफ, जैसा मैंने पहले बताया, केवल DRL के अलावा टेल लैंप्स भी जो हैं ये बल्ब्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह की LED लाइटिंग नहीं मिलेगी। इको थ्रस्ट जो इंजन है, अब ये जो बाइक है इसमें कुछ जो एपरेंट एडवांटेजेस आ गए हैं BS6 में, ये आपको बहुत क्लियरली महसूस होते हैं। यहाँ पर आपको रिफाइनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। जो इनिशियल पिकअप है ये आपको इसके साइज़ के हिसाब से, इंजन के साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा मिलता है। इसकी जो ट्रैक्टेबिलिटी है, जो लोड उठाने की क्षमता है, ये भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अगर आप इंजन कैपेसिटी या आउटराइट पावर एंड टॉर्क नंबर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये छोटी होने के बावजूद 2 लोगों को लेकर के बड़े आराम से चल देती है। केवल जो बहुत स्टीप फ्लाईओवर्स है उस पर अगर बहुत भारी भरकम 2 लोग बैठे हैं तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि शायद और पावर होनी चाहिए थी, लेकिन सिटी स्पीड्स पर ये आपको किसी तरह से परेशान नहीं करेगी, आराम से चलती जाती है। इसके अलावा जो नया फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे डाला गया है, इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जो मॉर्निंग स्टार्ट्स होते हैं या कोल्ड स्टार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा ईजी होते हैं। जो कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी है ये ज़्यादा बेहतर हो गई है। इसके अलावा जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो भी ज़रा कम हो जाएगा आपका। तो ये जो सारी एडवांटेजेस हैं ये अब यहाँ पर आपको और ज़्यादा मिलती हैं पहले के मुकाबले। अब हम लोग आ जाते हैं स्कूटी पेप की सबसे बड़ी एडवांटेज पे, जो है इसकी कीमत। और ये स्कूटर इस तरह के कॉम्पैक्ट छोटे स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा किफ़ायती है। 53,000 रुपीज़ की इसकी कीमत है जो इसके बेस वेरिएंट्स हैं। और यहाँ पर आपको 6 अलग अलग तरह के कलर मिलते हैं, जिसमें 3 मैट कलर्स भी हैं। और ये जो कीमत है, इस कीमत से अगर आप कंपेयर करें तो इसका जो क्लोजेस्ट कीमत के तौर पे कॉम्पिटिटर है वो है प्लेजर प्लस, जो कि हीरो का प्रोडक्ट है, और वो इससे लगभग 7-7.5 हज़ार रुपया, 7-7.5 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पर कीमत में डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज मिलता है। और अगर आप इसका मैट वेरिएंट देखें तो वो 54,200 रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस टैग लिए हुए है, तो वो आपको ज़रा और थोड़ा महंगा पड़ता है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएंट्स हैं दूसरे स्कूटर्स के वो और भी आपको महंगे पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम एडवांटेज जो नेक्स्ट स्कूटर है उससे 7-8 हज़ार रुपये का एक शोरूम और लगभग 9-10 हज़ार रुपये का एडवांटेज ऑन द रोड पड़ेगा। और अगर आप इसे एक प्रॉपर 110 सीसी स्कूटर के साथ कंपेयर करें, जैसे कि एक्टिवा या फिर जुपिटर, तो वहाँ से आपको लगभग 13,000 रुपीज़ की बचत यहाँ पर मिलती है। तो बड़ा ही किफ़ायती, बड़ा ही फ्यूल एफिशिएंट, एवरीडे काम के लिए बड़ा यूज़फुल स्कूटर है। और जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये बड़ा लाइट है, बड़ा मनूवरेबल है, सस्ता है, फ्यूल एफिशिएंट है। और अगर आप इसके नेगेटिव्स की बात करें मेरे ख्याल से, तो ये एक फुल साइज़ फुली ग्रोन स्कूटर नहीं है। यहाँ पर आपको 110 सीसी स्कूटर जितना परफॉर्मेंस, उतनी हैंडलिंग या उतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। लेकिन फॉर एवरीडे यूज़ उन लोगों के लिए जिन लोगों को एक हल्का किफ़ायती स्कूटर चाहिए, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये जो स्कूटर है ये एक सबसे किफ़ायती ऑप्शन है और आज भी बहुत रेलेवेंट है। स्कूटी पेप प्लस ने अपना नाम सालों से बनाया है और ये बहुत ही रिलायबल है, जाना गया है, माना गया है अपनी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए, अपनी किफ़ायती सर्विस के लिए, अपने किफ़ायती स्पेयर्स के लिए।
और इन सब चीज़ों के साथ ये आज भी जिन लोगों को एक नो नॉनसेंस एवरीडे छोटा स्कूटर चाहिए जो कभी भी उठा करके काम में ले सकें, उनके लिए ये स्कूटर मेरे ख्याल से काफ़ी उपयोगी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस स्कूटर के बारे में आपको जो भी जानना था उसकी पूरी जानकारी आपको मैं दे पाया। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि सारे सवालों के मैं जवाब दूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटर राइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। मुझे आप फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरी आईडी है दछंगानी THECHHANGANI। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।